नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियों को सीमित करने के बारे में। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब। दरअसल इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से एक मैनिफेस्टो प्रस्तुत किया है आने वाले आम चुनावों के लिए। तो लोकसभा चुनावों के लिए मैनिफेस्टो को प्रस्तुत करते हुए इन्होंने एक खास बात को शामिल किया है। यह मैनिफेस्टो इनकी पार्टी द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम का है और इसमें इन्होंने बताया है कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं, देखिए पहली बात तो यह है कि यह अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यह गठबंधन का हिस्सा है। INDIA इंडिया गठबंधन जिसको आजकल हम लोग जान रहे हैं, उसी गठबंधन का यह हिस्सा है। तो यह जो गठबंधन है इसकी तरफ से उन्होंने प्रस्तुत किया कि देखिए अगर मान लीजिए सरकार बनती है गठबंधन की, हम लोग चुन करके पहुंचते हैं, उस स्थिति में आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि हम लोग राज्यपालों की शक्तियों को सीमित कर देंगे। यानी कि देश भर में जितने भी राज्यपाल वर्तमान में हैं उन सबको जो शक्तियां मिली हुई है, हम सबसे पहले इसको कम करेंगे। क्यों? क्योंकि राज्यपाल को शक्तियां मिलने की वजह से राज्य सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही हैं और ये जो राज्यपाल है ना, यह राज्य सरकार की राह में अटकलें उत्पन्न करते रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग स्टालिन साहब की बात करें तो ये बहुत अधिक परेशान रहे हैं अपने राज्य के राज्यपाल से। इनका यह कहना था कि इन्होंने विधानसभा से अनेक विधेयकों को पारित कर दिया, लेकिन विधेयकों को पारित किए जाने के बावजूद जो राज्यपाल साहब हैं वह उस पर सहमति नहीं दे रहे हैं, उसको स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से विधानसभा से पारित होने के बावजूद मामला अटका हुआ है और वे विधेयक कानून नहीं बन पा रहे हैं या फिर जो योजना है, परियोजना है, जो भी स्थिति है वो व्यवस्था में नहीं आ पा रही है। इन्होंने सब चीज़ों को अटकाया हुआ है और ये मामला सिर्फ इनके आपस में नहीं रहा, इनके बीच में नहीं रहा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अलग अलग समय में अलग अलग आदेश दिए गए हैं। हालांकि MK स्टालिन देश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हैं जिनके साथ में यह दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल साहब के साथ में भी यही स्थिति थी। हमने देखा कि बीते दिनों वह भी दिल्ली के उपराज्यपाल से बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं। दिल्ली में जैसे कि आप सभी को पता है कि पहली बात तो यूनियन टेरिटरी है, तो उस स्थिति में यहाँ पर उपराज्यपाल साहब होते हैं, तो उपराज्यपाल साहब से वह बहुत अधिक परेशान रहे और उनका मामला भी बहुत बार कोर्ट तक गया है। तो अनेक हमारे देश में जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में यह स्थिति बनी हुई है कि वह परेशान है अपने उपराज्यपालों से। तो अब इस समय गठबंधन में हैं ये लोग, क्योंकि गठबंधन इस समय BJP वर्सेस एवरीथिंग एक तरह से चल रहा है जो हम देख पा रहे हैं। तो उस गठबंधन की स्थिति यही है कि अब इनकी सरकारें राज्यों में बनी हुई है और राज्य के अंदर ये राज्यपालों से परेशान है। तो इन सबका यही मानना है कि कुछ हो सके तो उस स्थिति में राज्यपाल, उपराज्यपाल इनकी शक्तियों को कम कर दो, जिससे कि हम लोग ठीक से अपना काम कर सकें और यह हमारे बीच में अटकलें उत्पन्न ना करें। तो इससे संबंधित पूरा मामला है, तो ज़रूरी आप चीज़ों को ध्यान रखें। वहीं एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने है, बहुत खास है, चीज़ों को ज़रूर अच्छे समझिएगा क्योंकि यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो यदि चीज़ें क्लियर हैं तो कुछ नहीं, बस आंसर को कमेंट कर देना है। नहीं क्लियर है तो वीडियो को अंत तक देखिए ना, कहाँ की जल्दी है, हर एक बात आपको बताई जाएगी। वहीं अपने मेंस के नोट्स भी ज़रूर बना लीजिएगा ताकि अगर बात राज्यपाल की मुख्य परीक्षा में देखने को मिले तो आपको परेशानी ना हो। चलिए मामला समझना शुरू करते हैं। तो देखिए फिलहाल स्थिति यही है कि मुख्यमंत्री जो है बहुत सारे वह राज्यपालों से परेशान है, उनके निर्णयों से परेशान है, रोकथाम करते हैं। तो इन्होंने कह दिया कि देखिए हमारी पार्टी अगर सरकार में आती है, पहली बात तो उन्होंने बता दी कि शक्ति को कम कर देंगे। साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री की भूमिका भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति में। अभी वर्तमान में स्थिति इस प्रकार की है कि केंद्र सरकार जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को राज्यपाल बना सकती है। अभी पैटर्न यही वाला ही चल रहा है। राष्ट्रपति साहब शपथ दिलवा देते हैं, उसके बाद व्यक्ति उस राज्य में कार्य करने लग जाता है। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, सरकार जिस व्यक्ति का निर्णय लेगी वो ठीक है, लेकिन हम लोग साथ साथ में मुख्यमंत्री की भूमिका भी सुनिश्चित कर देंगे कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वह भी उपराज्यपाल के संबंध में अपनी अनुशंसाएं और अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, जिससे कि जो भी व्यक्ति राज्य के अंदर उपराज्यपाल या राज्यपाल की भूमिका में आए, एक कार्य सामंजस्यता की स्थिति बनी रहे, विरोधाभास ना हो दोनों के बीच में और जन कल्याणकारी कार्य होते रहे, यह इनका कहना है। तो शक्तियों को कम करना है और मुख्यमंत्री की भूमिका सुनिश्चित करनी है राज्यपाल की नियुक्ति में। इन्होंने और क्या क्या वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, ज़रा एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं क्योंकि बहुत ही खास चीज़ें हैं। खासतौर पर अगर इनका मैनिफेस्टो देखा जाए तो बीते 10 सालों में BJP सरकार के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनके ही विरोध किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जितने कार्य 10 साल में हुए हम उनको पलट देंगे। इसके पीछे का एक बड़ा कारण यह भी है कि इन लोग का जो गठबंधन है वह कांग्रेस के साथ में है। तो देखिए केंद्र में क्या था कि BJP से पहले कांग्रेस ही लगातार व्यवस्था संभाल रही थी, 10 सालों तक व्यवस्था संभाली।
अब 10 साल की जो व्यवस्था थी, कांग्रेस को ये लोग टारगेट नहीं कर सकते, हम लोग गठबंधन में हैं, अब हम लोग भाई भाई हो गए हैं। तो उस स्थिति में हमारे पास सिर्फ इतना ही विकल्प बच रहा है कि 10 सालों में जो हुआ उसका विरोध करना है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी वही एजेंडे हैं, गठबंधन में इनके पास भी वही एजेंडे हो रखे हैं। तो इसी वजह से इन्होंने कहा है कि देखिए, संविधान का अनुच्छेद 361 यह भी राज्यपाल से संबंधित है, और संविधान के अनुच्छेद 361 के अंदर राज्यपाल को शक्तियां मिली हुई हैं कि उसके कार्यकाल के दौरान उस पर कभी भी आपराधिक कार्रवाई का मामला नहीं चलाया जाएगा। यानी कि राज्यपाल अपने कार्यकाल में कुछ भी करेगा, उसके ऊपर मामला नहीं शुरू किया जा सकता। यह बात लिखी गई है अनुच्छेद 361 के अंदर। तो अब यहाँ जो मुख्यमंत्री साहब है वो कह रहे हैं कि यह गलत है। राज्यपाल हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध अगर वह अपने कार्यकाल के दौरान गलत काम कर रहा है तो उस पर मामला शुरू करने की अनुमति संविधान के तहत दी जानी चाहिए, ज़रूरी है। क्या कहते हैं, राज्यपाल के विरुद्ध ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि राज्यपाल के लिए ऐसा माना जाता है कि उसके जो भी निर्णय हैं वह निर्णय उसके पद पर रहते हुए लिए हैं, अपने पद को समझते हुए लिए हैं, पर यह उलटना चाहते हैं। तो आप लोग का क्या कहना है, होनी चाहिए अनुमति मामला शुरू करने की या नहीं होनी चाहिए? कमेंट कीजिए। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको वर्ष 2020 में प्रस्तुत किया गया था, हम इस पर भी रोक लगा देंगे और उसका कार्यान्वयन देश में नहीं होने देंगे। इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार लेकर के आई है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हम इस पर भी रोक लगा देंगे, इसको वापस ले लेंगे। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो वर्तमान में यानी कि जो NDA सरकार है वह पीछे पड़ी हुई है, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, हम इसको भी नहीं होने देंगे। एक राष्ट्र में अनेक चुनाव की व्यवस्था जो बनी हुई है हम उसको ही चलने देंगे। इसके साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि देखिए, वर्तमान में जो NDA सरकार है वह कह रही है कि हम लोग UCC लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन इन्होंने विरोध प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ हैं। खिलाफ क्यों है? तो ये लोग यहाँ पर यह कह रहे हैं कि देखिए, हमारा संविधान कहता है कि देश धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष, यानी कि ओवरऑल सेक्युलर है हम लोग। अब जब हम लोग सेक्युलर हैं तो उस स्थिति में एक समान नागरिक संहिता क्यों होनी चाहिए? हर व्यक्ति को अपने धर्म के लिए अधिकार है, अपने धर्म की जो भी परंपराएं हैं, जो भी रीति रिवाज, उनको मानने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में सभी के लिए हम सेम चीज़ें कैसे लागू कर सकते हैं? ये स्वीकृत नहीं है व्यवस्था में। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ UCC का विरोध ही नहीं करते, बल्कि सरकार में आएंगे तो उसको हम हटा भी देंगे, रोक लगा देंगे इस पर। इसके अलावा उन्होंने प्रस्तुत किया कि NDA सरकारों में जो हमारे देश की महत्वपूर्ण संस्थान है, चाहे हम लोग बात करें इलेक्शन कमीशन की, चाहे हम लोग बात करें इसके अलावा नीति आयोग की, चाहे इसके अलावा हम लोग नियंत्रकों महालेखा परीक्षक की बात करें, इन्होंने कहा ये सब खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट भी खतरे में, इन्होंने कहा हर एक व्यवस्था खतरे में है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वह अपने अधीन कर लेना चाहती है, उस पर कंट्रोल कर रही है। तो जब हम सरकार में आएंगे तो इन सभी को भी सुरक्षित कर देंगे और इनको हम लोग अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं करेंगे, उन्हें अनुमति देंगे कि अपनी इच्छा से जो भी आपको काम करना है आप कीजिए। इन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो भी चल रही है NDA सरकार, उसने योजना आयोग को उलट करके नीति आयोग बनाया। हम अब नीति आयोग को उलट करके फिर एक बार योजना आयोग लेकर के आएंगे, यह भी हम चाहते हैं। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल राज्य सूची का हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा है? संवर्ती सूची का हिस्सा है। इन्होंने कहा कि हम इसको राज्य सूची में लेकर के आएंगे, यह भी खास है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक खास और महत्वपूर्ण बात देखने को मिल जा रही है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल किस सूची का हिस्सा है, तो आप बता सकते हैं संवर्ती सूची का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर यह बात कह रहे हैं कि राज्य सूची में इसको हम लेकर के आएंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से राज्य के अधीन कर देंगे, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर ना कर सके। जबकि वर्तमान में यही पैटर्न चल रहा है। अगर केंद्र सरकार की हम लोग बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बोर्ड रहता है वो CBSE रहता है, लेकिन इसके अलावा हमारे जो स्टेट्स हैं उनको भी अपने अपने बोर्ड इंट्रोड्यूस करने का अधिकार प्राप्त है, ये भी हम लोगों ने देखा। तो राज्य सूची में स्थानांतरित करने की बात कर रहे हैं, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ राज्य के अधिकार में रहे और राज्य सरकार ही इसके लिए कार्य करे, कोई और ना कर सके। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि परीक्षाओं के अंदर हम राज्य की भाषाओं को विशेष महत्व देंगे। जैसे कि इन्होंने अपनी खासतौर पर तमिलनाडु के लिए कहा है कि तमिल को वह महत्व नहीं मिल रहा वर्तमान में जो वास्तव में होना चाहिए। तो जितने भी सरकारी परीक्षाएं बड़ी से बड़ी, चाहे सिविल सर्विसेज ही क्यों ना हो, हम उसमें भी तमिल को महत्व दिलाएंगे। इसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं वहाँ भी हम लोग तमिल को आगे रखेंगे, लोगों को कहेंगे कि तमिल को लेकर के चलिए और उसमें ही व्यवस्था सुनिश्चित हो। मौखिक और लिखित परीक्षाएं तमिल भाषा में होनी चाहिए। सिर्फ तमिल इन्होंने कहा है तमिलनाडु के लिए, पर इन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि भारत के अनेक राज्यों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो यह बात रही इनकी सारी मैनिफेस्टो की। तो इस प्रकार से कुछ इन्होंने अपना मैनिफेस्टो प्रस्तुत कर दिया है। साथ साथ इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको भी हम लोग वापस ले आएंगे। क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए या ऐसे ही रहना चाहिए? विचार प्रस्तुत कर सकते हैं आप लोग। अग्निपथ की जो स्कीम है उसके लिए कहा है इन्होंने कि यह भी वापस होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि देश में हम लोग हर 5 वर्ष में सेंसस करवाएंगे, यानी जनगणना होगी, और जो जनगणना होगी वह कास्ट के आधार पर होगी, गरीबी के आधार पर होगी।
ये हम लोग देखेंगे देश में आने वाले समय में। तो ये इनके मैनिफेस्टो के कुछ खास बिंदु हैं। साथ साथ उन्होंने यह भी प्रस्तुत कर दिया दैट इट इज़ नॉट अ डीएम की मैनिफेस्टो, यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ द्रविड़ मुन्नेर कड़गम पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है बट द पीपल्स मैनिफेस्टो। तो इन्होंने कहा है कि ये मैनिफेस्टो हमारे देश की जनता का मैनिफेस्टो है। द डीएमके कंटिन्यूज टू डू व्हाट वी से इन आवर मैनिफेस्टो। अब तक डीएमके करती हुई आई है जो भी उसने अपने मैनिफेस्टो में बात कही है। दिस इज व्हाट आवर लीडर्स टॉट अस, यानी कि यह सभी चीज़ें हमारे लीडर्स ने हम लोग को सिखाई है, उनसे हमने सीखी है। इस प्रकार से इन्होंने सभी चीज़ें कंप्लीट की। तो ये बात रही कुछ खास मैनिफेस्टो की। तो आप लोग चाहते हैं देश में इस प्रकार की व्यवस्था होना या नहीं, वर्तमान वाली से सुनिश्चित हैं, संतुष्ट हैं? बताइए आप विचार। हम लोग चलते हैं आगे, राज्यपाल से जुड़ी हुई कुछ खास चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि विरोध क्यों हो रहा है, ये क्यों चाहते हैं कि राज्यपाल की शक्तियों को सीमित कर दिया जाए, या फिर ये क्यों चाहते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए, एक लंबा इतिहास रहा है संघर्ष का। जो स्टालिन साहब है अपने राज्य के राज्यपाल RN रवि के साथ में बहुत अधिक संघर्ष में रहे हैं, क्योंकि जो राज्यपाल साहब हैं वह इनके बिल्स को रोक लिया करते थे, अनुमति नहीं देते थे, तो इस वजह से इनको कोर्ट तक जाना पड़ा। तो यहाँ पर ये दिक्कत वाली बात रही है। अभी हाल फिलहाल के मामले उठाएं तो पता लगता है कि स्टालिन ने अपने जो राज्य के राज्यपाल हैं उस पर यह आरोप लगाया है कि जो राज्यपाल हैं यह राज्य के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, RSS के एजेंट है, ये बात इन्होंने कही है। हालांकि संविधान यहाँ पर यह बात कहता है कि जो राज्यपाल होगा वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में ही राज्य में काम करेगा, यह स्पष्ट है वहाँ। इसके अलावा विधेयक का विवाद, जैसे कि आपको मैंने बताया, वहीं स्टालिन कहते हैं कि जो हमारे राज्य में राज्यपाल है यह एक प्रकार के समानांतर सरकार चला रहे हैं, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं पैरेलली ये अपने अलग ही निर्णय लिए जा रहे हैं और मिलजुल के तो तालमेल होना चाहिए, वह हमारे बीच में नहीं है, जो कि गलत है और जन कल्याणकारी कार्य इसकी वजह से नहीं हो पा रहे हैं, ये भी इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। सारी बातें दिक्कतों वाली है। तो यही सारा विरोध का कारण है। अनेक राज्यों में देखा गया है बीते दिनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं की बात हो। दिल्ली का एग्जांपल मैंने आप लोग को खास तौर पे दिया है। तो ऐसे ही विषय हमने अनेक जगह पे उठते हुए देखे हैं जहां पर राज्यपाल के ऊपर आरोप लगे हैं अलग अलग और दिक्कतें आई हैं। और बीते दिनों हमने खुद देखा कि जैसे कि स्थिति बनी हुई थी, तो अनिल बैजल साहब दिल्ली में बहुत अधिक चीज़ों से ग्रस्त रहे। अभी वर्तमान तो सक्सेना साहब हैं तो वो चीज़ों को संभाल पा रहे हैं, लेकिन अनिल बैजल साहब के समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, ये हमने देखा था। उससे पहले भी दिक्कतें बनी हुई थी, मतलब जब से केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए तब से दिक्कतें चल रही हैं। हमने देखा एक अच्छा खासा संघर्ष बना हुआ है मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल में, यहाँ भी एक ऐसी स्थिति है। तो अनेक कारण हैं जिस वजह से चाहते हैं कि राज्यपाल की शक्तियों का दायरा जो है इसको छोटा कर दिया जाए ताकि चीज़ें व्यवस्थित हो सकें और सुधरी जा सकें। कुछ संवैधानिक बातें राज्यपाल से जुड़ी कर लेते हैं, कई बार पूछ ली जाती है। जैसे कि बहुत लोग को ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही राज्य का राज्यपाल बन सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति चाहे तो वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, व्यवस्था है संविधान में। एक प्रकार से राज्यपाल जो है वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। जिस प्रकार से हमारे पूरे देश का या केंद्र में जो कार्यकारी प्रमुख है वह राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार की ही एक भूमिका राज्य में राज्यपाल निभाता है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर रहता है, हालांकि सिफारिश केंद्र सरकार की तरफ से होती है, लेकिन त्यागपत्र जाएगा तो राष्ट्रपति के पास ही जाता है और केंद्र सरकार बातचीत के माध्यम से कभी भी कह सकती है कि ट्रांसफ़र हो जाए या फिर पद से हट जाए व्यक्ति। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। ओके, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। कहाँ कहाँ गया है संविधान के अनुच्छेद 164 में, यहाँ व्यवस्था की गई है कि देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, वहीं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा होगी। तो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए याद रखिएगा कि राज्यपाल साहब ही जिम्मेदार हैं, लेकिन सिफारिश मुख्यमंत्री साहब करेंगे। चीज़ें इतनी क्लियर है। वहीं राज्यपाल को विधायिका संबंधी कार्य भी करने होते हैं, सत्र बुलाना, संयुक्त बैठक का आयोजन करना, यह सभी चीज़ें इनके ही पास में रहती है। ये घोषणा करते हैं, बुलाते हैं और चीज़ों को सभी के लिए इस प्रकार सार्वजनिक करते हैं। वहीं इसके अलावा कुछ खास कार्य इनके पास में क्षमा संबंधी भी हैं। अनुच्छेद 161 में कुछ खास अधिकार प्राप्त है जहाँ ये सज़ा को कम कर सकते हैं या उसका रूप बदल सकते हैं, यह सभी अधिकार इनको प्राप्त है। इस मामले में एक बात ध्यान रखिएगा कि मृत्यु दंड की शक्ति इनके पास नहीं है, बाकी सब है। वहीं कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कार्रवाई नहीं होगी, यह भी आपको मैंने बता दिया, संविधान के अनुच्छेद 361 में बात है और यह मैनिफेस्टो में भी शामिल है कि ये हम लोग बदल देंगे और कहेंगे कि ठीक है कार्यकाल के दौरान भी इनके ऊपर मामला चलाओ अगर कुछ गलत होता है तो। वहीं अनुच्छेद 200 में कुछ खास शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे कि विधेयक का इनके पास आना, इनकी इच्छा है अनुमति दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर ले रहे हैं। यहाँ पर एक खास विकल्प होता है इनके पास में ये कि अगर ये चाहे तो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भी सुरक्षित कर सकते हैं। अनुच्छेद 200 में साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। तो ये कुछ खास संवैधानिक प्रावधान और जिम्मेदारियां हैं इनके पास में। इसके साथ ही कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग को थोड़ी सी बात यह कर लेनी चाहिए कि क्या वास्तव में राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उनको कम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अभी देखिए फ़िलहाल वर्तमान स्थिति यही है कि अभी ये लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि ये लोग इंडिया अलायंस में हैं। अब आप इस अलायंस में हो रखे हैं तो उसके बावजूद आप राज्यपाल का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शक्तियाँ ज़्यादा हैं। राज्यपाल का पैटर्न अगर हम लोग समझें तो पता लगता है कि वही पैटर्न आज भी चल रहा है जो संविधान के लागू होते समय यानी कि 1950 में कांग्रेस सरकार ने जो निर्धारित किया था। कांग्रेस सरकार द्वारा निर्धारित चीज़ों को अभी तक लागू किया गया है। राज्यपाल संबंधित प्रावधानों में फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग परेशान हैं क्योंकि इनके कार्यों में अड़चनें आ रही हैं। इसी वजह से कह रहे हैं कि स्वरूप बदल दिया जाना चाहिए और राज्यपाल की शक्तियाँ सीमित कर देनी चाहिए। तो आप लोग का क्या मत रहता है इस पर, सीमित होनी चाहिए या फिर जो व्यवस्था अब तक लागू है वही बनी रहनी चाहिए? मैं आप लोगों से चीज़ें इसलिए पूछता हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो बहुत सारी बातें एक्चुअल में ऐसी होंगी जो आपको खुद चीज़ों को प्रस्तुत करना पड़ेगा, खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद ही तर्क देने पड़ेंगे, खुद ही वितर्क देने पड़ेंगे। ये बात कभी मत सोच के जाइएगा परीक्षा में कि हर एक प्रश्न आपकी तैयारी का हिस्सा होगा, ये कभी नहीं हो सकता। आपने जितना आंसर लिखें ठीक है, लेकिन वो आयोग है, वो यूपीएससी है, वो आपको व्यवहारिक बनाना चाहता है। जीवन में हर जगह पर पढ़ी हुई चीज़ें लागू नहीं होती या सीखी हुई चीज़ें लागू नहीं होती। ज़िंदगी में अनेक एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो हम खुद ही फील करते हैं, सबसे पहली बार फील करते हैं। हमें किसी और ने नहीं बताया होता कि जीवन में ऐसा भी एक मोड़ आएगा जब इस प्रकार की एक टक्कर होने वाली होगी। तो कुछ एक्सपीरियंस पहले होते हैं, हमारे लिए ही पहले होते हैं, खास होते हैं। हो सकता है किसी और ने फील किया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमारे साथ साझा भी हुआ हो। तो ठीक उसी प्रकार का एक मामला यहाँ पर हम लोग के सामने। तो बाकी अपने विचार आप लोग ज़रूर दीजिए ताकि थोड़ा सा आप लोग चीज़ों पर विचार करें। सिर्फ सुनने के लिए वीडियो देखना पर्याप्त नहीं है ना इस परीक्षा के अंदर। हालांकि अब तक की स्थिति हमारे देश में यह रही है कि राज्यपाल की स्थिति के लिए कुछ आयोग बनाए गए। उन आयोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जैसे कि सरकारी आयोग बहुत खास है और परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे गए हैं सरकारी आयोग से। तो सरकारी आयोग की देखिए कुछ खास सिफारिश है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या कहते हैं सरकारी आयोग ने कहा कि देखिए राज्यपाल जो भी व्यक्ति बनाया जा रहा है, पहली बात तो यह ध्यान रखिए कि जीवन में वह किसी एक क्षेत्र के अंदर प्रतिष्ठित हो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी बना दे रहे हैं आप, नहीं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जो समाज को समझता हो, व्यवस्था को समझता हो, संविधान को समझता हो, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता को समझता हो। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रतिष्ठित रहे मामले में। यदि उसको कट लगाओ, यदि उसको राज्यपाल बनाया जाता तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा उन्होंने प्रस्तुत किया कि देखिए जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को एक राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है तो आप वहाँ पर यह ज़रूर सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति उस राज्य की स्थानीय राजनीति से संबंधित ना हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब पहले ही वह व्यक्ति उस राज्य के अंदर कांग्रेस में या बीजेपी में या समाजवादी में या डीएमके में या फिर बीएसपी में या टीएमसी में किसी भी पार्टी के अंदर पहले ही वह एक्टिव रहा हो, उसने राजनीति करी हो, राजनीति करता रहा, उसकी पार्टी केंद्र में पहुंच गई तो वह पार्टी ही कह रही कि आओ आप राज्यपाल ही बन जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए व्यवस्था में, यह भी आप सुनिश्चित करें। यहाँ पर इन्होंने यह भी कहा हुआ कि जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यह भी ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है कि पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से परहेज कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि नियुक्ति वाले राज्य में वह व्यक्ति राजनीतिक सक्रिय नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान देना है आपको। तो ये कुछ खास सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं सरकारी आयोग के द्वारा और चीज़ों को देखा जाना समझा तो जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया। इन्होंने सुझाव दिया, ठीक है, सरकार बाकी चीज़ों को लेकर के लागू कर रही है। अभी तक कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लिया भी गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति जो राज्यपाल या उपराज्यपाल बन रहा हो वह राजनीति में सक्रिय ना हो। जैसे कि वर्तमान में अगर हम लोग स्थिति देखें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा साहब हैं। क्या वह राजनीति में सक्रिय नहीं रहे? ऑब्वियसली रहे। और भी हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, उनको भी तो बनाया गया इसी रूप में ना। तो अनेक ऐसे हैं जो राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन जब केंद्र में पावर रहती है तो फिर उनको राज्यपाल का पद भी दे दिया जाता है। राज्यपाल का पद देने का खास कारण ये भी है कि आप जो एक्टिव राजनीति होनी चाहिए, जैसे कि लोकसभा चुनाव लड़ना, विधानसभा चुनाव लड़ना, तो वहाँ आपकी भूमिका अच्छी नहीं है। तो पार्टी सोचती है कि अच्छे कार्यकर्ता हैं, चलो इनको यहाँ पर सेटल कर देते हैं, यह भी चीज़ें ठीक रहेंगी। ये पॉलिटिकल अप्रोच है, इसको नहीं लिख के आइएगा, ठीक है, समझने के लिए था ये बस। ठीक ऐसे ही एक और आयोग है हमारे पास में, वेंकटचलैया आयोग। इसने भी कुछ बातें प्रस्तुत की है। इस आयोग ने कहा है कि देखिए राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा होनी चाहिए और इस समिति में कुछ खास लोग रहेंगे जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को शामिल किया जाना चाहिए। ये इनकी सिफारिश है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जब कभी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल से पहले आप हटा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सीधा केंद्र सरकार ने कहा तो हटा दो, नहीं, राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि एक बार राज्य के आप मुख्यमंत्री से भी बात कर लें। मुख्यमंत्री साहब अगर अनुमति देते हैं, सहमति दर्ज करते हैं, तो उस स्थिति में निर्णय लिया जाना ठीक है। हालांकि पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जाए।
बीच में छेड़छाड़ ना की जाए क्योंकि कार्य प्रभावित हो जाते हैं। तो ये कुछ खास बातें वेंकट चलैया आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इतनी ही बात थी। अब आप लोग का क्या कहना है डीएम के मैनिफेस्टो के बारे में, राज्यपाल के लिए जो ये सोच रही है राज्य सरकार है उसके बारे में, संवैधानिक स्थिति के बारे में, और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे उनके बारे में बातें ज़रूर बताइएगा। साथ साथ इस प्रश्न का उत्तर भी अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि चीज़ें आपको क्लियर है ना अच्छे से। तो आंसर जल्दी से कमेंट कर देना है। और वीडियो अच्छी लगी है, खास बातें देखने जानने समझने को मिली है, तो बाकी साथियों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और प्रश्न का आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक, उम्मीद करता हूँ सही रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है। बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।